أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तमाम देखने वाले प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर शनास नईम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। हम लोगों ने तजवीदुल हरूफ के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। पिछले लेसन में हमने सीखा हरूफ हलकिया, हरूफ हलकी या हरूफ इजहार। और ये वो कौन से लेटर थे, ये कौन से हरफ थे? ये वो हरफ थे जो के गले से अदा होते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि हमारे गले के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि सीने की तरफ है, उसे हलक़े अक्सी कहते हैं। और फिर दरमियाना हिस्सा, इसे वस्फ़े हलक कहते हैं। देन फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हमारे मुंह की तरफ वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, इसको अदना हलक कहते हैं। तो अब इन तीनों हिस्सों से दो दो हरफ जो हैं वो हम अदा करते हैं। अगर हम अपना जो है वो अक्सर हल्क की बात करते हैं तो यहां से हम अदा करते हैं हमजा हा, और दरमियान वस्ते हलक से जो है वो हम अदा करते हैं आइन हा। देन फिर हमारा जो है अदना हल्क आ जाता है, उससे हम अदा करते हैं गाइन खा। और आज हम जो है वो हरूफ सीखेंगे जो कि हमारे मुंह से अदा होते हैं। हम वहां से इन चीजों को सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे मुंह में क्या कुछ है? हमारे मुंह में हमारी जबान है, हमारा ऊपर वाला गले का तालू का हिस्सा है जो सामने वाली साइड पे सख्त है, पीछे वाली साइड पे नर्म है। और अगर हम मुंह खोल के देखें तो गले में पीछे लटकती हुई छोटी सी जबान की तरह एक लोथड़ा सा लटक रहा है। और इसी तरह से हमारे मुंह के अंदर निचले जबड़े में और ऊपर वाले जबड़े में दांत है। तो हमारे जो बकाया तमाम मखरज हैं या हमारे हरूफ के अदा करने की जगह हैं, वो ज़ाहिरी जो जगह हैं वो यहीं पे है, या फिर बाहर से थोड़ी सी और नजर आने वाली बात है, जो हमारे होंठ हैं वो नजर आते हैं। तो ये हमारे यहाँ से हरूफ अदा होंगे। आज हम इंशाल्लाह जिन हरूफ को अदा करने का तरीका सीखेंगे उन्हें हरूफ लहातिया या हरूफ लहाविया भी कहा जाता है। तो वो कौन से 2 हरूफ हैं? वो 2 हरूफ हैं, एक 2 नुक्तों वाला काफ और दूसरा काफ जो कशिश वाला होता है। आइए हम आगे चलते हैं और इन 2 अल्फाज को अदा करने के मखारज को सीखते हैं कि इन अल्फाज को कहां से और किस अंदाज में अदा किया जाएगा। हमारे मुंह के अंदर जो चीजें हैं उनको हमने देखा, और अभी हम अपनी जबान के बारे में उसको थोड़ा सा समझते हैं, स्टडी करते हैं कि जबान के कितने हिस्से हैं। अगर हम जबान को देखें तो ये आपके सामने मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम जबान की बैक के ऊपर चले जाते हैं, जहां से जबान जुड़ी हुई है, जो हमारे मुंह के अंदर नीचे से जुड़ा हुआ हिस्सा है, उसे जबान की जड़ कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? असलुल लिसान। जुबान की जड़ को क्या कहते हैं? असलुल लिसान। उसके बाद जो है हमारी जबान के दोनों साइडें, उनको हम कहते हैं तरफुल लिसान। और जबान की जड़ से थोड़ा सा आगे जो जबान की करवट है उसे हम कहते हैं हाफतुल लिसान। और अगर जबान की दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं वसतुल लिसान। अगर जबान की टिप है, नोक है जो, उसे कहते हैं रासुल लिसान।
اور زبان کا پچھلا حصہ ظہر اللسان کہلاتا ہے. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری زبان کے 6 حصے ہیں. یہ اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے مختلف مخرج ان حصوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے مختلف الفاظ جو ہیں وہ ان حصوں کو استعمال کرتے ہوئے ادا ہوں گے. تو پیچھے والا جو حصہ ہے جو زبان کی جڑ ہے جس کو اصل اللسان کہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آج جو ہم حروف ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے ان میں استعمال ہوگی. مخرج نمبر 4 جو ہے وہ قاف کو ادا کرنے کا طریقہ کار ہے. قاف جس کو موٹا کر کے میں بول رہی ہوں وہ کون سا قاف ہے؟ جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. تو قاف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے؟ اس کو ادا کیا جاتا ہے زبان کی جڑ اور اس کے اوپر کہ اگر کبھی آپ منہ کھول کے اپنا دیکھیں شیشے کے آگے اپنا منہ کھولیے اور دیکھیے کہ آپ کو زبان کے پچھلے حصے کے اوپر ایک چھوٹی سی زبان کی طرح ایک لوتھڑا سا گوشت کا لٹکتا ہوا نظر آتا ہے. اس لوتھڑے کو انگریزی میں دیکھیں تو یولا کہتے ہیں, عربی میں دیکھیں تو اس کو لحاق کہا جاتا ہے یا پھر صغیر لسان, چھوٹی سی زبان, یہ جو اوپر سے تالو سے لٹک رہا ہے. تو ہمارا جو قاف ہے وہ ادا ہوگا جب ہماری جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر تالو کی طرف جہاں پہ ہمارا جو ہے یہ گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا جسے ہم لحاق بھی کہتے ہیں اس کو سختی سے پریس کرنے سے الفاظ صحیح معنی میں ادا ہوتے ہیں جب صحیح مخرج سے نکلتے ہیں. اور ایک اور بات آپ دیکھیں, قاف کے اندر آپ کو اگر اس کے ہم پوشن کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اگر ہم اردو میں اس کے جوڑ کریں تو قاف کے اندر آتا ہے قاف, الف جو کہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد فا. اٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قاف کو ادا کرتے ہوئے ہم نے کھینچ کر ادا کر رہے ہیں اور یہ موٹے الفاظ کے موٹے انداز میں یہ لفظ ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے. جب ہم ان جو عربک حروف یہ جو ہمارے حروف تہجیہ جب ان کو ہم باری باری جائیں گے تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کچھ یہ حروف کی صفات میں آتا ہے کہ کچھ حرف ایسے ہوں گے جنہیں ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں, کچھ کو ہم جو ہے وہ کھینچتے نہیں ہیں, کچھ کو ہم موٹا پڑھتے ہیں, کچھ کو ہم باریک پڑھتے ہیں, کچھ کو ہم نرمی سے ادا کرتے ہیں, کچھ کو ہم سختی سے ادا کرتے ہیں. یہی ان حروف کی صفات ہیں. تو یہ جو قاف 2 نقطوں والا ہے, ایک تو یہ موٹا کر کے ادا ہوتا ہے, دوسرا لمبا کر کے ادا ہوتا ہے کیونکہ اس کے درمیان کے اندر حروف مدہ آ رہا ہے. تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ ہم زبان کے پچھلے حصے کو اٹھائیں گے, اپنا جو آپ کا یہ لوتھڑا سا نظر آ رہا ہے جس کو عام الفاظ میں لوگ کوئی گھڈی کہتے ہیں ہمارے الفاظ میں, جبکہ عربی میں اسے لحاق کہتے ہیں, چھوٹی زبان کہتے ہیں, لسان صغیر کہتے ہیں. تو اپنے پچھلے زبان کے حصے کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس پورشن کو دبانا ہے اور پھر قاف کو ادا کرنا ہے. تو بولیے قاف. جب ہم ادا کرنے لگتے ہیں جہاں سے یہ نکلنا شروع ہوتا ہے وہ ہماری وہ جگہ ہے جس کو ہم مخرج نمبر 4 کہتے ہیں, زبان کی جڑ اور کوے کے ساتھ. اس کو اردو میں اس کو عربی میں کوا بھی کہتے ہیں اور یا ہم گھنڈی کہتے ہیں. یہ ہمارا پچھلا زبان کا حصہ, زبان کی جڑ جو اصل اللسان ہے, وہ جب ہمارے اس جو ہماری گھنڈی ہے یا ہمارا لسان صغیر ہے یا یولا انگریزی میں کہتے ہیں, اس کو دبا کے پھر یہ قاف ادا ہوگا. اس کے ساتھ بعض وقت ٹک کی بھی آواز آتی ہے. موٹا کر کے بولنا ہے, لمبا کر کے بولنا ہے. پھر سے دیکھیے قاف. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان حروف کو جب حرف کے طور پہ بولیں گے ان کی صفات کو ان سے علیحدہ نہیں کریں گے. جہاں کہیں بھی ہمیں
कोई भी हर्फ जो अरेबिक हरूफ तहजी है उसमें से अदा करना पड़ेगा, तो हम उसको उसकी सफ़ात के मुताबिक अदा करेंगे। अगर इसको लंबा किया जा रहा है तो लंबा खींच के करेंगे, मोटा पढ़ना है तो मोटा पढ़ेंगे, बारीक पढ़ना है तो बारीक पढ़ेंगे। तो हमने उनकी सफ़ात को उससे अलहदा नहीं करना। इसके बाद हमारा मखरज नंबर 5 आ जाता है, वो है काफ। काफ आपको नजर आ रहा है जो कि कशिश वाला काफ है। इसको हम अदा करते हैं फिर जबान की जड़, और ये जो कौवा है, लटकती हुई छोटी सी जबान है, लोथड़ा है, उससे थोड़ा सा आगे मुंह की तरफ, यानी कि इसका मखरज कौवे के करीब है लेकिन थोड़ा सा उससे हट के आगे की तरफ, मुंह की तरफ। और इसको अगर हम इसके जो है वो करते हिजे करते हैं तो क्या बनता है, इसमें भी काफ है, इसमें अलीफ है जो रुफ़े मद्दा है, फिर फा है। हमें ये पता चल गया कि इस हरफ को हमने खींच के पढ़ना है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसकी सिर्फ ये है कि इसने बारीक अदा होना है, इसने सादी आवाज में अदा होना है, इसने मोटी आवाज में अदा नहीं होना। तो कैसे? अब हमने जो जबान की जड़ है उसको जो है कौवे के ऊपर प्रेस नहीं करना, उससे थोड़ा सा आगे वाला जो तालू है वहां पे जाके हमने प्रेस करना है। तो कैसे अदा करेंगे? काफ। कैसे? हमारी जो जबान की जड़ है वो कौवे पे जाके प्रेस नहीं होगी, उससे थोड़ा सा आगे वाले तालू के ऊपर जाके प्रेस होगी, और लंबा करके पढ़ेंगे और इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे। दोबारा से काफ। और ये हरूफ क्योंकि हमारे कौवे के नजदीक से अदा हो रही हैं, जो काफ है वो तो बिल्कुल उसका मखरज क्या है, वो जबान की जड़ है, और फिर कौवे का नजदीक से, कौवे के पास से कौवे को प्रेस करते हुए हमारा मखरज अदा होता है। अगर हम काफ, सादे काफ की बात करते हैं तो ये जबान की जड़ और कौवे से जरा हट के, काफ के मखरज से जरा हट के थोड़ा सा आगे मुंह की तरफ, जब हमारी जबान की जड़ तालू को दबाती है तो वहां से हमारा काफ अदा होता है। ये दोनों क्योंकि कौवे के नजदीक से अदा होते हैं, कौवे को जो है लहात कहते हैं, इसलिए इसको, इन दोनों हरूफ को जो कि काफ, काफ हैं, इनको हम हरूफे लहातिया या हरूफे लहाविया भी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों हरूफ अदा करने का तरीका आ गया होगा। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इनका इस्तेमाल सीखेंगे कि कुरान पाक के अंदर वर्सेस को पढ़ते हुए इन दोनों अल्फाज को कैसे अदा करते हैं, ताकि आपको इनकी आवाज़, इनके इस्तेमाल का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो पता चल सके। बाकी तो इसके अंदर बहुत सारी और भी, इनके अंदर सिर्फ ये खसूसियात नहीं है, इनके अंदर बहुत सारी और भी खसूसियात हैं जो हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया हो, लेसन पसंद आया हो, या आपको समझ आ गई हो, तो बराए मेहरबानी एक तो आपने इन दोनों हरूफ को प्रैक्टिस करनी है, 50-50 दफ़ा कम से कम अदा करना है, अच्छी तरह से सीख लेना है। और ये भी सीख लेना कि इसका मखरज नंबर 4 कहाँ से अदा होता है, मखरज नंबर 5 कहाँ से अदा होता है। और दूसरी बात ये है कि आप मेहरबानी करके अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुरान पाक को पढ़ने का सही तरीका सीख सकें। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, सीख लेंगे, तो हमारा जो तलफ़्फ़ुज़ है कुरान पाक के पढ़ने का ठीक हो जाएगा। अगले लेक्चर तक डॉक्टर शनाज नईम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।